बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर के न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जो है साइटोस्केलेटन। देखते हैं कि साइटोस्केलेटन होता क्या है और इसके फंक्शन क्या है सेल के अंदर। ठीक है। अच्छा, साइटोस्केलेटन, अगर इस वर्ड्स को हम देखें ना, साइटोस्केलेटन मतलब कि ये एक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। एक साइटो है, दूसरा स्केलेटन है। साइटो का मतलब सेल के अंदरूनी जो हिस्सा होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। वैसे मैं डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ये जितने भी ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म कहते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्केलेटन ढांचा नुमा स्ट्रक्चर, उनको इसने नाम दिया है साइटोस्केलेटन। देखते हैं कि किसने नाम दिया है और किसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। तो यहां पे लिखा है कोल्ड्जॉफ इन 1923 by his microscopic studies suggest the existence of fibrous network of skeleton in the cytoplasm of eukaryotic cell। कहते हैं कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है कोल्ड्जॉफ, जिसने 1923 के अंदर इस चीज को सजेस्ट किया था, माइक्रोस्कोप के जरिए बताया था कि हमारे पास सेल के अंदर स्केलेटन ढांचानुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उसको एग्जिस्टेंट को इसने बताया था फर्स्ट टाइम, और ये भी कहा था कि ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। फिर क्या हुआ, लेटर ऑन बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, कोहिन। इन 1977 confirmed the view of Kolzov by his electron microscopic study। कोहेन ने क्या किया, दोबारा से यही एक्सपेरिमेंट दोहराया और उसने कोल्जॉफ की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी थी, जिसने ये कहा था कि हमारे पास सेल के अंदर स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसने कहा था हाँ बिल्कुल ये मौजूद है। इसने कोहेन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया था कि कोल्जॉफ सही कह रहा है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया में हमारे पास स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, कोहेन ने फिर मजीद इसमें कुछ और भी बताया था, और उसके बाद में उसके बारे में हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोहेन, कोहेन के मुताबिक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कोहेन के मुताबिक कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, जिनके नाम माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ठीक है। ये थ्री टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनकी कंपोजिशन कैसी हुई है, किन किन प्रोटीन से बनी है, यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन। द मेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन आर, कहते हैं कुछ जरूरी प्रोटीन जो हमारे पास साइटोस्केलेटन एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास साइटोस्केलेटन बनाते हैं, साइटोप्लाज्मिक एरिया में प्रेजेंट होकर साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, इसके अलावा मायोसिन प्रोटीन और साथ प्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ये चार टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो हमारे पास साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल किसको कहते हैं? अब हम देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर स्ट्रक्चर, कहते हैं कि हमारे पास ये लॉन्ग अनब्रांच्ड, ब्रांच मतलब कि आपस में मिले नहीं होते, अलग होते हैं, अनब्रांच सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिलेंड्रिकल एक लंबा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके अलावा दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। देखते हैं किस तरह। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड्स मेंशन किया हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, अगर इस ट्यूबुलिन को देखो तो हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन के टू टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्यूबुलिन अल्फा और एक को हम बोलते हैं ट्यूबुलिन बीटा। ठीक है। अब क्या होगा कि एक ट्यूबुलिन अल्फा और एक ट्यूबुलिन बीटा प्रोटीन ये आकर आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक आया, ये एक मॉलिक्यूल हुआ। इसके साथ अगला ये हमारे पास ट्यूबुलिन अल्फा है, ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ट्यूबुलिन बीटा को। ठीक है। अब ये दोनों आए आपस में मिले, इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया और उसको हम क्या कहेंगे? डाइमर। डाइमर का मतलब है कि टू मॉलिक्यूल यहाँ पे आकर आपस में मिले हैं। अब इसी तरह यही डाइमर आकर आपस में मिलती जाएंगे और एक लंबा चेन सा बनाएंगे। इस तरह फॉर एग्जांपल, अब ये एक फॉर एग्जांपल हमारे पास बीटा ट्यूबुलिन आया, उसके साथ अल्फा ट्यूबुलिन, और इसी तरह हमारे पास ये होता जाएगा, एक चेन बना देगा। इस तरह एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं।
और जब डाइमर आकर आपस में लंबा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। ये हमारे पास क्या बन जाता है? प्रोटोफिलामेंट बन जाता है। डाइमर था, इस डाइमर से एक पूरा प्रोटोफिलामेंट बन गया। ठीक है ना? पोलीमराइजेशन यहाँ पे हुई, डाइमर आकर आपस में अटैच हो रहे थे, पोलीमराइजेशन हो रही थी और एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। अब जब ये प्रोटोफिलामेंट बना, ठीक है, ये एक प्रोटोफिलामेंट हमारे पास क्या हुआ? बना। किसी से जब डाइमर आ रहे थे, आपस में मिल रहे थे, तो इस तरह एक पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई इन्होंने। ठीक है, तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। अब क्या होगा कि ये वाला प्रोटोफिलामेंट, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह ड्रा करूं कि इस तरह हमारे पास प्रोटोफिलामेंट्स आएंगे, आपस में अटैच होते जाएंगे प्रोटोफिलामेंट, इस तरह ये अटैच होते जाएंगे। तकरीबन जब 13 प्रोटोफिलामेंट आएंगे, 13 प्रोटोफिलामेंट जब आ जाते हैं तो ये हमारे पास एक इस तरह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना देती हैं। इस तरह 13 प्रोटोफिलामेंट्स ये मिलकर इस तरह ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह। ठीक है ना? ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना। तो इस तरह एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, जो कि हमारे पास कहां से? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन आकर डाइमर बनाते हैं और इस डाइमर से क्या बनता है? प्रोटोफिलामेंट बनता है। और जब 13 प्रोटोफिलामेंट, ऑलमोस्ट 13 प्रोटोफिलामेंट आकर आपस में मिलते हैं तो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है और इसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या होता है, इसको हम देखते हैं। फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका जो अहम फंक्शन है वो हमारे पास एक तो सेंट्रियोल का होता है, सेंट्रियोल बनाते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल डिवीजन के अंदर भी, ये अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है ना? इसके अलावा बाकी फंक्शन भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की बुक के मुताबिक सेंट्रियोल बनाते हैं एंड सेल डिवीजन बनाते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि सेंट्रियोल ये किस तरह बनाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास तीन तीन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आकर आपस में मिलते हैं। इस तरह तीन तीन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा मजीद अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह थ्री थ्री सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आकर आपस में मिलते हैं, इस तरह। ठीक है, ये टोटल इनकी तादाद यहाँ पे सेंट्रियोल बनने में होती है 9 हमारे पास होती है, मतलब कि 9 ट्रैपलेट्स आते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आई हुई है, ये 3 हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल आई हुई है और ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास मिलकर एक ट्रैपलेट बनाता है। ठीक है ना? ये एक ट्रैपलेट हमारे पास बनाता है। इस तरह एक ट्रैपलेट ये हुआ, एक ट्रैपलेट ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये टोटल ट्रैपलेट्स, अगर हम इन टोटल ट्रैपलेट्स की बात करें तो टोटल ट्रैपलेट्स हमारे पास ये 9 होते हैं। 9 ट्रैपलेट्स, 9 ट्रैपलेट्स आकर मिलकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रियोल भी इस टाइप में, इस तरीके से हमारे पास बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, इसका एक फंक्शन ये हुआ कि हमारे पास ये सेंट्रियोल बनाते हैं। ठीक है, अगला फंक्शन हम देखते हैं सेल डिवीजन के अंदर इसका फंक्शन क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेल को ड्रा करता हूं, ये एक सेल है। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे हमारे पास एक फेस होता है जिसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये सेंट्रियोल यहाँ पे अपीयर हो जाता है, सेंट्रियोल यहाँ पे भी अपीयर हो जाता है। अब इन सेंट्रियोल से क्या होते हैं, हमारे पास इस तरह धागानुमा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं और इन्हीं क्रोमोसोम पर अटैच होते हैं, इस तरह अटैच हो जाते हैं सबके ऊपर। ठीक है ना? अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने हैं ये भी हमारे पास किन चीजों से बनती हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पेंडल फाइबर। ये स्पेंडल फाइबर भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होगा कि ये स्पेंडल फाइबर हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास इन क्रोमोसोम को, हाफ को एक साइड पे हमारे पास क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं, हाफ को इस साइड पे अट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इनकी ये सेपरेशन में, अलग होने में भी हमारे पास सेंट्रियोल का काम होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये सेल डिवीजन भी करता है। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर ये भी लिख दूं, आप लोग इसके साथ लिख भी सकते हैं कि the thread like structures appear from the centriole
which are called spindle fiber, and these spindle fiber are also made up of microtubules, and this separate the each chromosome chromatids from each side. और ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम के क्रोमेटेड्स को, हाफ क्रोमेटेड को एक साइड पे सेपरेट कर देते हैं, हाफ क्रोमेटेड को दूसरे साइड पे सेपरेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेल डिवीजन में भी इसका ये फंक्शन था। अब आगे जाते हैं, इसको हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। देखते हैं कि माइक्रोफिलामेंट का क्या किरदार होता है। These are more thin cylindrical made up of actin protein। कहते हैं कि ये भी हमारे पास सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, जो कि तीन होते हैं, पतले होते हैं और एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। They are involved in the साइक्लोसिस, और ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं साइक्लोसिस में। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारे पास किस तरह बनते हैं। यहाँ पे मेंशन एक प्रोटीन का नाम एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन क्या होता है, ये हमारे पास प्रोटीन होता है जिसको हम जी एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं, और तकरीबन 375 ऑलमोस्ट 375 तक अमाइनो एसिड आकर हमारे पास मिलते हैं और एक जी प्रोटीन का मोनोमर बनाते हैं। जी प्रोटीन का क्या बना देते हैं, मोनोमर बनाते हैं। अब क्या होगा कि ये मोनोमर आकर आपस में मिलते जाएंगे और एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। ठीक है ना, इस तरह ये हमारे पास ये मोनोमर आकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देता है इस तरह। और ये पॉलीमर क्या कर देता है, जिस तरह हमारे पास डीएनए जो होता है ना, वो हमारे पास कोलाइड हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरह ये पॉलीमर एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर जाते हैं इस तरह। जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, अब देखिए ना, बिल्कुल उसी तरह डीएनए की तरह कोलाइड होकर स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इस कोलाइड स्ट्रक्चर को फिर हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, एक बार फिर शुरू से देखते हैं क्या हुआ। हमारे पास एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन प्रोटीन। ये एक्टिन प्रोटीन का जी एक्टिन प्रोटीन क्या करता है, इसके 375 अमीनो एसिड आकर मिलकर एक जी एक्टिन का मोनोमर बनाते हैं, और फिर ये मोनोमर, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये आपस में अटैच होते जाते हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। और ये पॉलीमर फिर आपस में क्या हो जाते हैं, कोलाइड जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं डीएनए की तरफ, और इसको हम माइक्रोफिलामेंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर नीचे वाले इसमें क्या लिखा है कि दे आर इन्वॉल्व इन दी साइक्लोसिस, और ये हमारे पास साइक्लोसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज साइक्लोसिस, इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब देखिए ना, यहाँ पे साइक्लोसिस का वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। अब फॉरेन मटेरियल, फूड, न्यूट्रिएंट्स, खुराक, जितनी भी चीजें हमारे पास, मिनरल है, आयन है, जब वो सेल के अंदर आते हैं तो सेल के अंदर ये फूड मटेरियल या जो ये पार्टिकल जितनी भी प्रेजेंट होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट हमारे पास, इस मूवमेंट को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का मूवमेंट होना, साइटोप्लाज्म के अंदर घूमना, ट्रांसपोर्ट होना, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। और ये साइक्लोसिस का जो प्रोसेस होता है, ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट के जरिए होता है। ठीक है, ये माइक्रोफिलामेंट था। अब इसके बाद देखते हैं कि इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, कैसे बनता है और इसका फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अब इंटरमीडिएट फिलामेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि दे आर डायमीटर इन बिटवीन ऑफ दोस माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। ये हमारे पास कम होता है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से कम और माइक्रोफिलामेंट से ज्यादा होता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। जिस तरह हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल था, वो हमारे पास किस प्रोटीन से बना था, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना था। जो कि हमारे पास माइक्रोफिलामेंट थे, वो हमारे पास बने थे एक्टिन प्रोटीन से, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बनते हैं। अच्छा, इनकी कंपोजिशन किन किन से होते हैं उनको देखते हैं। अच्छा, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बनते हैं, कौन कौन से, ये कैरेटीन प्रोटीन से भी बनते हैं हमारे पास, विमिंटिन प्रोटीन से भी बनते हैं, न्यूरोफिलामेंट से भी बनते हैं और लिमिन से भी बनते हैं। ये कैरेटीन प्रोटीन जो होते हैं, ये ज्यादातर हमारे पास ये बनाते हैं एपिथेलियल सेल के अंदर, ये प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ही हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। ये विमिंटिन प्रोटीन जो होते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। न्यूरोफिलामेंट जो होते हैं, ये तो नाम से भी जाहिर है कि हमारे पास ये न्यूरॉन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास लिमिट
जो होते हैं ये सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं या सेल के न्यूक्लियस में ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट बनते किस तरह है इसको देखते हैं। अच्छा, क्या होता है हमारे पास कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हमारे पास एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोनोमर्स। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम मोनोमर्स कहते हैं। अब क्या होता है कि डिफरेंट 4 to 5 मोनोमर आकर हमारे पास एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह बना देता है, लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है इस टाइप में, ठीक है ना। और जब हमारे पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आकर आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है और इस बड़े स्ट्रक्चर को, इस लंबे इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अच्छा, अगर इस इंटरमीडिएट फिल्म की अगर हम डायमीटर की बात करें, ये तकरीबन हमारे पास बनता है 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसकी जो डायमीटर होती है वो 7 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे लिखा है ना डायमीटर। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की डायमीटर की बात करें ना तो हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, मैं शॉर्टकट से एम माइक्रो टीसी ट्यूब्यूल, इसकी जो डायमीटर होती है वो 2.5 नैनोमीटर में तकरीबन होती है। हमारे पास जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं एम एफ, इसकी डायमीटर तकरीबन 10 नैनोमीटर होती है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि दे आर द डायमीटर इन बिटवीन ऑफ दिस माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, की इनकी जो डायमीटर होती है इसके दरमियान होती है, तो इसकी डायमीटर जो तकरीबन बनती है वो 7 नैनोमीटर बनती है। इसका फंक्शन क्या होता है, अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास क्या करता है, सेल को शेप देता है। अच्छा, अभी इंटरमीडिएट फंक्शन क्या होगा, इंटरमीडिएट का फंक्शन होता है कि ये हमारे पास क्या करते हैं, गिव प्रॉपर शेप टू द सेल। ये सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। प्रॉपर शेप देने की वजह से ये हमारे पास ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होंगे ये एक प्रॉपर शेप सेल को देता है। जो सेल का अपना स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो इसी इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से है। दूसरा इसका है सेल जंक्शन, ये इसका दूसरा फंक्शन है। सेल जंक्शन किस चीज को कहते हैं, हमारे पास जब दो सेल होते हैं तो ये फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा रेड मार्कर से आप लोग रिप्रेजेंट करूं कि सेल जंक्शन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सेल होता है, ये हमारे पास अलग सेल होता है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट रखने को हम जंक्शन कहते हैं। तो जब ये दो सेल आपस में कनेक्ट रहते हैं, ये भी हमारे पास किस वजह से होते हैं, ये भी हमारे पास इंटरमीडिएट की वजह से होते हैं। स्पेशली अगर हम कार्डियक मसल की बात करें, दिल के अंदर दिल वाले जो कार्डियक सेल होते हैं, जैसे हार्ट बना होता है, कार्डियक सेल में अगर हम देखें, हार्ट को अगर देखें तो ये हमारे पास कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, पंपिंग करता है। तो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिले होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। दूसरे ये प्रॉपर फंक्शन को क्या करते हैं, सेल को देते हैं। अगर सेल के ऊपर से कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्रेशर आता है तो ये एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ताकि हमारे पास सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं या सेल का स्ट्रक्चर होता है वो खराब ना हो जाए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट का फंक्शन ये है कि ये सेल को पूरा का पूरा एक प्रॉपर शेप देता है और इसके अलावा ये दो सेलों को आपस में कनेक्ट करके भी रखता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि कार्डियक सेल होते हैं दिल के अंदर, उनको आपस में कनेक्ट रखना इस इंटरमीडिएट का फंक्शन है। ये था हमारे पास साइटोस्केलेटन का टॉपिक और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।